नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में जाके मिल जाती है और किन किन स्थानों से यह बहती है। तो आइए बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी, तो सबसे पहले आप उसकी स्थिति जान लें कि वो किस स्थान से कहाँ से बहती है। तो मैप के थ्रू हम समझते हैं उसे। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इसके जरिए आप यहाँ से समझें कि ये महू है जो कि इंदौर के समीप है। तो यहाँ से चंबल नदी निकलती है और यहाँ से ऐसी होती हुई ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हुई यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में हमने समझा, आपको बताया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो समझते हैं इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो ये एक गंगा और यमुना नदी प्रणाली तंत्र के हिस्से में आती है, क्योंकि ये जाके यमुना में मिल जाती है। फिर इसके बाद ये यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है। तो इसकी जो उद्गम है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर क्षेत्र है, आप देखेंगे इंदौर क्षेत्र के महू तहसील में, इंदौर जो जिला है उसकी महू तहसील से इसका जाना पाव पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। तो हम लिखते हैं उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के महू से। किन पहाड़ियों से? जाना पाव पहाड़ी से। इस स्थान से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ आप लिख लें शॉर्ट में जाना पाव पहाड़ी। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है, जिसकी ऊंचाई क्या है? ये जो पहाड़ी है जाना पाव, उसकी ऊंचाई है 854 मीटर। तो आप इसे भी लिख लें साइड में, 854 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके मुहाने की। मुहाना क्या होता है? ये जो नदी है चंबल नदी है, जाके जिसकी भी सहायक नदी हो और जाके जिस नदी में मिलेगी उस स्थान पे ये अपना मुहाना बनाएगी। तो उस स्थान को क्या कहते हैं? मुहाना। तो आप समझें कि उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, जहाँ जाके ये जो चंबल नदी है ये जाके यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये भी आप समझे मुहाना कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी जो मुख्य रूप से लंबाई है, आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है चंबल नदी है, ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में जाती है। सबसे पहले इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, फिर कुछ क्षेत्र ये राजस्थान का भी कवर करती है, फिर मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है उत्तरी, फिर यहाँ से जाके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये 3 राज्यों में बहती है। तो तीनों राज्यों की अगर हम मिलाकर बात करें इसकी लंबाई की, तो वो है 965 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो 325 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। इसकी संपूर्ण लंबाई क्या है? संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर। और इसके मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश की लंबाई, केवल मध्य प्रदेश में बहने वाली इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 325 किलोमीटर। यहाँ तक आप समझे होंगे।
फिर बात करते हैं हम अब्बाह क्षेत्र की। तो आप अब्बाह क्षेत्र के बारे में समझें कि ये जो नदी है या फिर कोई भी नदी हो, तो वो जिस जिस स्थान से बहती है और जहाँ जहाँ उसका जल जाता है तो वो उसका अब्बाह क्षेत्र कहलाता है। तो चंबल नदी का जो अब्बाह क्षेत्र है वो कौन कौन से जिले हैं? मुख्य रूप से इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ये जो इतने जिले हैं ये मुख्य रूप से चंबल नदी का अब्बाह तंत्र है। तो आप समझें अब्बाह क्षेत्र। तो इंदौर से तो ये निकलती है तो इंदौर का क्षेत्र तो कवर करेगी ही। इंदौर, उज्जैन, धार, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर आदि। ये लगभग इतने जिले जो है चंबल नदी के अब्बाह क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो जो इसका जो अब्बाह क्षेत्र है वो कितना है आप वो भी याद रखें, 59,940 किलोमीटर। समझे? 59,940 किलोमीटर इसका अब्बाह क्षेत्र है। फिर बात करते हैं इसके जो अन्य नाम है उनके बारे में बात करते हैं। तो चंबल नदी का एक अन्य नाम चरमावती है, जिसका जो है कालिदास एक महान प्रसिद्ध कवि हुआ करते हैं। तो कालिदास जो महाकवि थे तो उनकी एक रचना में, कौन सी रचना है? मेघदूतम। मेघदूतम में ये चरमावती का उल्लेख हुआ है, जिसे आज हम चंबल के नाम से जानते हैं। तो इसका एक नाम चरमावती भी है और कामधेनु और रति देव की कीर्ति। तो आप लिखें इसके उपनाम। उपनाम कौन कौन से हैं? चरमावती, रतिदेव की कीर्ति, कामधेनु। ओके, आदि इसके नाम है। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं शिप्रा की, फिर बनास, फिर काली सिंध, फिर पार्वती। आप सहायक नदियों का नाम जरूर याद रखें क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्षिप्रा, वनास, काली सिंध और पार्वती ये प्रमुख नदियां, इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं। और कुंद, नामवती, वामनी, आलनिया, कूनो ये नदियां भी प्रमुख रूप से, ये छोटी नदियां हैं लेकिन आप याद रखें। फिर बात करते हैं इसके जलप्रपात के बारे में। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं वो लगभग सभी नदियां अपने जो है जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो जो चंबल नदी है उसका जो जलप्रपात है यह नदी कोटा के, कोटा जो कि राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान के कोटा के भैंसोरगढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी? यही नदी। किस स्थान पर? चंबल जो नदी है ये कौन सा जलप्रपात बनाती है और कहाँ? जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? चूलिया। इसकी ऊंचाई 18 मीटर। फिर बात करते हैं किस स्थान पर? तो कोटा, साइड में लिख लें आप, राजस्थान के भैंसौरगढ़। कोटा राजस्थान के भैंसौरगढ़ में ये जो है जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसके अलावा दो जलप्रपात और इसके हैं, एक तो इंदौर में है पाताल पानी और झाड़ी दाहा। लिख लें आप ये भी। इंदौर में कौन कौन से हैं? पाताल पानी
और झाड़ीदाहा। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके तटीय शहरों के बारे में। तो हमने आपको बताया कि इंदौर का जो महू क्षेत्र है, महू तहसील है, उससे इसका उद्गम होता है। तो सबसे पहले तो इंदौर जिला ही है जो इसका तटीय शहर है। और फिर दूसरे नंबर पे है रतलाम, मुरैना, श्योपुर और महू। तो इंदौर की तो लगभग समीप से ही गुजरती है। तो इसके तटीय शहर की बात करते हैं। तटीय शहर कौन कौन से हैं? श्योपुर, मुरैना, रतलाम आदि। और महू भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो श्योपुर आप समझें कि श्योपुर कहाँ पे है। ये जो स्थिति देख रहे हैं आप, ये श्योपुर की है। फिर यहाँ से मुरैना है और यहाँ पे भिंड है। तो ये जो है ये स्थान श्योपुर है और यहाँ से लगा हुआ मुरैना है। तो आप देखें दोनों ही जिले जो चंबल नदी है उसके किनारे स्थित हैं। और फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से जो जब यहाँ से ये गुजर रही है तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको रतलाम देखने को मिलेगा। रतलाम जो जिला है मध्य प्रदेश का, उससे भी चंबल नदी गुजरती है। मतलब रतलाम जो जिला है वो चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परियोजनाओं के बारे में। तो प्रत्येक नदी पर कोई ना कोई परियोजना बनाई गई है और उन परियोजनाओं का कुछ प्रमुख लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसकी परियोजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं चंबल नदी की मुख्य रूप से? परियोजना, तो हम इसकी परियोजनाओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले गांधी सागर, फिर है जवाहर सागर, फिर है राणा प्रताप सागर। तो ये जो 3 परियोजनाएं ये मुख्य रूप से चंबल नदी पर बनाई गई हैं और इनका एक प्रमुख उद्देश्य है गांधी सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, जवाहर सागर और कौन सी है? राणा प्रताप सागर। ये 3 परियोजनाएं मुख्य रूप से चंबल नदी पे बनाई गई हैं। फिर इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इस नदी की क्या विशेषता है। तो ये जो नदी है इस पर चंबल घड़ियाल केंद्र बनाया गया है। घड़ियाल एक आप कह सकते हैं जीव होता है और जो कि इसका एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है। मतलब चंबल नदी को इनका एक प्रमुख केंद्र बनाया है कि इनका घड़ियाल का। तो इसकी एक खास विशेषता यही है। विशेष इसमें क्या है? विशेष चंबल घड़ियाल केंद्र। ओके। फिर बात करते हैं चंबल नदी पर डॉल्फिन संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य। जो डॉल्फिन जो मछली होती है उसके संरक्षण के लिए भी चंबल नदी पर क्या बनाया गया है? चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। किसको? डॉल्फिन संरक्षण, संरक्षण के लिए अभ्यारण्य। फिर चंबल नदी द्वारा चंबल संभाग में अवनालिका पर्दन होता है। अवनालिका पर्दन आप समझे क्या होता है? कि इसकी एक मुख्य विशेषता कहें या फिर इसका अपवाद कहें, ये दोनों में शामिल होता है। तो इसमें अवनालिका पर्दन कैसे होता है? आप देखें जाके जो चंबल के जो इलाके हैं, जैसे आप देखें भिंड मुरैना साइड यदि आप जाकर देखें तो वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उन पर्वतों से ये जो चंबल नदी है इसी के कारण यहाँ पे मृदा जो है वो मृदा
कि अपर्दन की एक समस्या प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो किसी न किसी रूप से जल के द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या फिर जो पर्वत हैं ऊंचे-ऊंचे, उनसे नीचे की ओर खिसल-खिसल कर जाती है। तो जब वो मिट्टी नीचे जाएगी तो फिर उनमें गहरे-गहरे खड्डे टाइप के बन जाएँगे। जब खड्डे टाइप के बन जाएँगे तो उसी में से मिट्टी जाएगी और फिर वो मिट्टी वहाँ पे उस स्थान पे नहीं रह पाएगी। तो ये मृदा अपरदन की प्रमुख समस्या है। ये जिन्हें यहाँ हम मतलब चंबल के बीहड़ नाम से जानते हैं, और जहाँ पे मुख्य रूप से आप समझें कि प्राचीन जो समय हुआ करता था, मतलब पूर्व काल में, उस स्थान में डाकुओं का डेरा डल गया था। मतलब वो उसे डाकुओं का ही इलाका कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जो स्थान थे वो ऐसे बन गए थे, वो अबनालिकाएँ ऐसी बन गई थी कि डाकुओं का आसानी से उसमें बचाव हो जाता था। वो किसी को भी लूट सकते थे वहाँ पे आसानी से, खुद वहाँ पे आसानी से छुप सकते थे। इसलिए वो इलाका ही डाकुओं का इलाका बन गया था। तो ये इसकी एक प्रमुख समस्या भी है, क्योंकि इससे मृदा का अपरदन होता है, मतलब मृदा का कटाव होता है। और इन्हें हम चंबल के बीहड़ नाम से जानते हैं, जो जो आपको भिंड मोरैना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने चंबल नदी के बारे में समझा। तो सबसे पहले हम फिर से समझ लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम या विकल्पीय क्वेश्चन के बारे में देखें तो इसमें से हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ें जो आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाए और आप उसे याद ना रख पाए। तो बाकी हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे मेंस होता है तो वो रिटर्न होता है, उसमें लिखना पड़ता है। तो आप समझें कि उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब लिमिट लिमिट में भी लिखना पड़ेगा और बिल्कुल सटीक भी लिखना पड़ेगा। जैसे चंबल नदी है, जो उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसकी स्थिति भी आप साइड में ऐसे बना दें, ऐड कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर उसके जलप्रपात के बारे में, उसकी मतलब छोटी-छोटी जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी और वो आपको क्वेश्चन में ऐड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आपको सामने वाले को एक्सप्लेन आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आप उसके तटीय शहर बताएँगे, उसका आवाह क्षेत्र बताएँगे, उसकी समस्याएँ बताएँगे, उसकी विशेषताएँ बताएँगे, उस पर कौन-कौन सी परियोजनाएँ हैं उनके बारे में भी आप बताएँगे। यदि आपको यही आएगा कि चंबल नदी का आवाह क्षेत्र क्या होता है, उसका सचित्र वर्णन करिए, या फिर चंबल नदी से रिलेटिव आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप उसमें यही सब लिखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।